मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको देखें रेंज एंड नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में बताऊंगा। पहला, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज क्या होता है। दूसरा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको समझ लेने के बाद ही आप समझ सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक क्या होता है और न्यूलिटी क्या होता है। तो रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए पहले इसको समझना है, रेंज एंड नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने इसके पहले के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और मैंने उस पर प्रॉब्लम भी हल करके दिखाया था जो एग्जामिनेशन में आता है उस ढंग का। तो इस लेक्चर को समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर जो है अवश्य देख लेंगे तो अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। ये बात तो मैं आपको बराबर कहता हूँ कि अगली चीज़ समझने के लिए उसके पीछे की जो चीज़ है उसको समझना जरूरी है। मैथमेटिक्स में एक लिंकेशन होता है, इसलिए अति आवश्यक है। तो हम लोग देखें तो मैं पहले डिफिनेशन लिख रहा हूं रेंज का। डिफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ ए लीनियर, शॉर्ट में लिखेंगे LT, आप समझ लेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इससे कम लिखना पड़ेगा। रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस डिफिनेशन को मैं फिगर के जरिए समझाऊंगा, अधिक समझेंगे आप। बुक में फिगर नहीं रहता है इसलिए आप ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए फिगर से मैं समझाऊंगा। यह क्या है? यह एक वेक्टर स्पेस है U ओवर ए फील्ड F, और इधर बनाइए एक दूसरा वेक्टर स्पेस मान लिया कि यह है VF। तो लेट UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो डिफाइंड है U से V पर। मान लीजिए कि वेक्टर स्पेस U में कोई एलिमेंट अल्फा है, तो अल्फा एक वेक्टर है। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V पर। तो स्पष्ट है कि इस एलिमेंट अल्फा का इमेज T के अंदर कुछ मिलेगा, मान लिया कि बीटा है। तो T इमेज ऑफ अल्फा बीटा है। हम कैसे पढ़ेंगे? बीटा इज T इमेज ऑफ अल्फा, मीन्स बीटा इज इमेज ऑफ अल्फा अंडर द लीनियर मैपिंग T।
वेक्टर स्पेस भी जो कोडोमेन है टी का, इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन आप जानते करते हैं, सेट थ्योरी में पढ़ा है ना मैपिंग चैप्टर। लेफ्ट वाला डोमेन कहलाता है, डोमेन ऑफ टी, और राइट साइड वाला जो सेट है उसको कोडोमेन कहते हैं। ये तो प्रीलिमिनरी कंसेप्ट है सेट थ्योरी का। तो यहां समझें बात, यदि वेक्टर स्पेस यू में कोई वेक्टर अल्फा है जिसका टी इमेज यहाँ बीटा है, तो लिखेंगे बी इज इक्वल टू, ये लिखने का तरीका है टी इमेज ऑफ अल्फा। तो कहता है कि टी का जो डोमेन है वेक्टर स्पेस यू, उसमें यदि कोई एलिमेंट अल्फा लेते हैं, उसका इमेज यदि भी के अंदर बीटा मिलता है, तो यू के अंदर वैसे सभी एलिमेंट्स जिनका टी इमेज भी के अंदर मिलता है, उन सभी इमेजेस का जो सेट है वही रेंज कहलाता है टी का। समझ गए? देखिए स्पष्ट बता रहे हैं। तो मान लिया कि यह कैसा सेट है, तो यू के एलिमेंट्स के टी इमेजेज का ही सेट है, तो इसी को कहते हैं रेंज। रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं आर टी। बढ़िया समझेंगे सिंबल। तो if T is a linear transformation defined from vector space U to vector space V such that this set is the set of all T images of elements of U, then this image set is called a range of T. Clear? तो फिगर के माध्यम से आपको समझाया। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं मैथमेटिकली। देखें, लेट टी फ्रॉम यू टू भी बी ए, शॉर्ट में लिखेंगे एल टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट टी फ्रॉम यू टू भी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन over the field F, then range of T, range of T, that is, इसी को शॉर्ट में लिखेंगे रेंज ब्रैकेट में T, इसी को और शॉर्ट में लिखेंगे, आर से रेंज समझेंगे, आर टी। इसी को देखिए और भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, सब समझ लें। आपको बुक में भिन्न भिन्न राइटर की बुक में पढ़ेंगे तो भिन्न भिन्न ढंग से नोटेशन होता है, मैं सब समझा रहा हूं। आई के नीचे एम सफिक्स के रूप में लिखेंगे आई एम टी। आई एम क्या बता रहा है? इमेज। तो अभी मैंने कहा कि रेंज क्या होता है टी का, तो इमेज सेट होता है, इसलिए रेंज ऑफ टी को हम आई एम टी से भी डिनोट करते हैं। तो देखें, अच्छे ढंग से मैं आपको समझा रहा हूं। दैट इज आई एम टी इज इक्वल टू द सेट ऑफ all those beta
belongs to V such that beta is equal to T image of alpha. Beta is equal to T image of alpha. For some alpha belongs to U. इसको अच्छे ढंग से समझ लें। डिफिनीशन, मेन डिफिनीशन ही होता है मैथमेटिक्स में। बिना डिफिनीशन को अच्छे ढंग से समझे हुए ना आप थ्योरम समझ सकते हैं ना प्रॉब्लम समझ सकते हैं। और सेट थ्योरी का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए मैं यहां समझा रहा हूं कि टी का जो रेंज है शॉर्ट में आर टी, ये ज्यादा प्रचलित है, शॉर्ट में लिखेंगे आर टी। तो टी का रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ टी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स बीटा बिलोंग्स टू भी सच दैट बीटा इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू यू। कहने का मतलब हुआ कि टी का जो रेंज सेट है वो क्या है? तो वेक्टर स्पेस भी के उन सभी एलिमेंट्स बीटा का सेट है जहां बीटा इमेज है यू के किसी न किसी एलिमेंट अल्फा का। बस यही बात है, समझ गए? इसीलिए बीटा बिलोंग कर रहा है आरटी में। देखिए स्पष्ट है, इस सेट का एलिमेंट जो बीटा है वो किसमें है? आरटी में है। तो बीटा बिलोंग्स टू आरटी, दैट इज रेंज ऑफ टी, implies दैट यदि बीटा बिलोंग करता है रेंज टी में तो ये क्या इंप्लाई करता है? यही इंप्लाई करता है जो मैंने यहां लिखा है। यदि बीटा टी के रेंज में है तो बीटा अवश्य होना चाहिए टी इमेज ऑफ अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू यू। फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू यू। और दोनों तरफ से डबल इंप्लाई। यदि बीटा आरटी में है तो बताएगा कि बीटा टी इमेज होगा सम अल्फा बिलोंग्स टू यू। उल्टा पढ़िए, यदि बीटा टी इमेज है अल्फा का तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि बीटा अवश्य टी के रेंज में है। तो यही मेन चीज है, इसी का यूज होता है थ्योरी को प्रूफ करने में। इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमेशा पूछा जाता है। वो थ्योरम का स्टेटमेंट है, प्रूव दैट रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, दैट इज आर टी, इज ए सब स्पेस ऑफ भी। यानी टी का जो रेंज सेट है ये दिखा रहे हैं आर टी, यह सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस भी का। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि टी का जो रेंज है ये भी का सबसेट है और यह भी वेक्टर स्पेस हो जाता है। तो चूंकि टी का रेंज जो देख रहे हैं ये भी का सबसेट है और यह भी वेक्टर स्पेस बन जाता है, इसलिए इसे कहा गया वेक्टर सब स्पेस ऑफ भी। तो आप मैंने समझाया कि एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बहुत बार पूछा गया है, जिसके विषय में मैंने चर्चा किया कि रेंज ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। चूंकि 66वीं परीक्षा निकट में है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इंपॉर्टेंट जो है आपकी परीक्षा के लिए जो मैं गेस किया हूं, जिसका नाम मैंने क्रैश कोर्स दिया है, तो उसमें सारी बात को तो
एक एक करके बताना संभव नहीं है, समय कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जहां जो आता है संदर्भ वहां थोड़ा सा विश्लेषण करता हूं ताकि आप बात को अच्छे ढंग से समझ सकें। तो मैंने रेंज का डिफिनीशन एकदम क्लियर समझा दिया। अब इसके बाद रेंज की जो प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी बताया उसको मैं की पॉइंट के रूप में लिख देता हूं। नीचे देखें, की पॉइंट। एक की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। पहला, रेंज ऑफ टी ए सेट इज ए सब स्पेस, याद रखेंगे, ऑफ वेक्टर स्पेस VF। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का जो रेंज होता है RT, वह हमेशा क्या होता है, इस वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस होता है। और आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस होता है, डायमेंशन होता है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा कि वेक्टर स्पेस के बेसिस का मतलब क्या होता है। बेसिस एक सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का। इस प्रकार की उस वेक्टर स्पेस का कोई भी वेक्टर, कोई भी एलिमेंट बेसिस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिखा जा सकता है। तो आप देखते हैं ना कि एक चीज समझने के लिए उसके पीछे की चीज को दिमाग में लाना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि मैथमेटिक्स इज ए सिस्टमेटिक साइंस। मैथमेटिक्स को जहां के तहां से नहीं आप समझ सकते, यह एक सिस्टमेटिक साइंस है। आगे की वस्तु को समझने के लिए पीछे की चीज जानना है, लेकिन टाइम कम है ना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक संभव हो आप समझ के पढ़ें, रटे नहीं। रटने से कुछ नहीं मिलता है, समझेंगे तभी आप लिख सकते हैं। तो की पॉइंट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या बताया, रेंज ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ VF। और जब रेंज टी का जो है V का सब स्पेस है, तो सब स्पेस भी तो अभी बताया कि वेक्टर स्पेस है, और जब ये वेक्टर स्पेस है तो इसका बेसिस है कोई। तो स्पष्ट है कि RT का कोई ना कोई बेसिस होगा। वही मैं लिख रहा हूं, हैंस देयर एग्जिस्ट्स, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट्स। देखिए मैं लिख देता हूं, सिंबल है देयर एग्जिस्ट्स का अर्थ होता है प्राप्त होता है। हैंस दोनों नहीं लिखेंगे, ये सिंबल देंगे तो ये नहीं लिखेंगे, ये ब्रैकेट में समझने के लिए लिख दिया है। हैंस देयर एग्जिस्ट्स ए बेसिस ऑफ RT। आप समझ गए कि चूंकि RT V का सब स्पेस है, मतलब खुद एक वेक्टर स्पेस है, और जब यह RT भी एक वेक्टर स्पेस है तो इसका एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा, मिलेगा, जिसको कहेंगे बेसिस ऑफ RT। अब RT के जो बेसिस होंगे वो RT के ही कुछ एलिमेंट्स के सेट होंगे, तब ना वो सबसेट होगा। RT का बेसिस हमेशा सबसेट होता है। तो RT के बेसिस करने का मतलब RT का एक, इसका एक कोई सबसेट है जो उसका बेसिस कहलाता है। और बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, याद रखें, बेसिस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हीं एलिमेंट्स का जो नंबर होगा
उसे ही कहा जाता है डायमेंशन। तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डायमेंशन? तो याद रखें, डायमेंशन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस सेट, बस। तो व्हाट इज द बेसिस? बेसिस इज ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस such that each element of vector space can be expressed as a linear combination of the elements of the basis, and dimension of a vector space is the number of elements in the basis set. So क्लियर हो गया? तो यही दो इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर स्पेस के स्टडी में जो हर जगह मिलेगा। बेसिस क्या है, डायमेंशन क्या है, मैं समझा दिया। मुझे इतना इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको जानने के लिए तो कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है ना। नहीं तो मैं लिख दूंगा, बता दूंगा, आप समझ नहीं पाएंगे। और थोड़ा थोड़ा जब आप समझाते जा रहे हैं तो आपको मन लगेगा, आप समझते जाएंगे। फिर मैं जब टॉपिक को शुरू से पढ़ाऊंगा, एक एक लेसन को इन डिटेल, तो आप समझेंगे। और मैं यह भी बता दूं कि 67th बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ये जो मैं स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स 66 के लिए, तो इस क्रैश कोर्स के अंदर में जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैं दूंगा उसको आप एक एक करके अवश्य देखेंगे, तो 67 के लिए भी वह काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो ठीक है, अब हम लोग काम करें। हेंस देयर एग्जिस्ट ए बेसिस ऑफ आरटी। और जब आरटी का बेसिस एग्जिस्ट किया, मिला, तो इस बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही आरटी का डायमेंशन होगा। तो लिख दीजिए, हेंस डायमेंशन को शॉर्ट में लिखते हैं DIM, DIM से पढ़ेंगे डायमेंशन। हेंस डायमेंशन ऑफ RT, RT का डायमेंशन का मतलब क्या बताया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस। देखिए मैं लिख देता हूं यादगारी के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the basis of RT। तो हमने क्या लिखा? RT का डायमेंशन क्या है? तो RT के बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया? तो वेक्टर स्पेस में यही तो तीन मुख्य बात है। वेक्टर स्पेस क्या है समझें, उसका बेसिस क्या है, फिर डायमेंशन क्या है, इसी पर पूरा वेक्टर स्पेस बेस्ड है। और एक मुख्य चीज सामने आ गई, डायमेंशन ऑफ आरटी, यानी आरटी जो ये सेट देख रहे हैं फिगर में, इस रेंज टी का जो डायमेंशन है वही कहलाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का रैंक। समझा? तो मैं यहां लिख देता हूं, रिमेंबर, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह याद रखने वाली बात है। डायमेंशन RT, डायमेंशन ऑफ रेंज T, इसी को कहा जाता है रैंक। रैंक T, इसी को हम लोग सिंबल में रो से डिनोट करते हैं, रो T लिखते हैं। तो आप याद रखेंगे RT का जो डायमेंशन होता है वही
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का रैंक कहलाता है, और रैंक को हम रो से डिनोट करते हैं, रो टी लिखते हैं। कितना अच्छे ढंग से आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। हमको आपको ले जाना है रैंक पर और न्यूलिटी पर। तो देखिए, रैंक को समझने के लिए मैंने पहले बताया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट बात मैं दोहरा दे रहा हूं, रेंज वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस होता है, इसलिए इसका बेसिस होगा। और रेंज के बेसिस का अर्थ रेंज में एलिमेंट्स की संख्या जो रेंज का डायमेंशन होगा, और रेंज का जो डायमेंशन होगा वही टी का रैंक कहलाता है, जिसे नोटेशन में रोटी से डिनोट करते हैं। अब हम लोग डिफाइन करें नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैं लिख रहा हूं डिफिनेशन, नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसे भी मैं फिगर से आपको समझाऊंगा, देखें बढ़िया से समझ पाएंगे। देखें, ये जो है वेक्टर स्पेस U ओवर ए फील्ड F है, यह जो है यह भी एक वेक्टर स्पेस V ओवर द सेम फील्ड F है। Here U and V are two vector spaces over the same field F. T is a linear transformation defined from U to V. आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस में जीरो एलिमेंट होता है, जिसको जीरो वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर स्पेस U का जीरो वेक्टर को केवल जीरो से लिखेंगे, जो कहीं पर है इसमें, और वेक्टर स्पेस V का जो जीरो एलिमेंट है, जिसको कह रहे हैं जीरो वेक्टर, उसको जीरो डैश से डिनोट किया जा रहा है। तो देखिए मैं अब डिफाइन करता हूं टी का नल स्पेस क्या है। देखिए पहले मैं लिख दूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा, अच्छा रहेगा। यही जो सेट बनाया है यही है नल स्पेस ऑफ टी इसी को शॉर्ट में लिखते हैं एन टी। नल स्पेस का ही एक दूसरा नाम है कर्नेल। दोनों एक ही चीज है, लेकिन आप जाने नल स्पेस का ही दूसरा नाम क्या है, कर्नेल ऑफ टी। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे KER कर और ब्रैकेट में टी।
कर्नेल टी भरेंगे। तो नल स्पेस कर्नेल दोनों एक ही चीज है। तो यहां समझें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का जो नल स्पेस है वो क्या है? तो वेक्टर स्पेस यू जो डोमेन है उसके उन सभी एलिमेंट्स का सेट है जिसका टी इमेज वेक्टर स्पेस वी का जीरो वेक्टर मिलता है। यानी टी इमेज ऑफ अल्फा यही मिलेगा। तो यदि वेक्टर स्पेस वी का जीरो वेक्टर यानी जीरो एलिमेंट जीरो डैश है तो यही टी इमेज मिलेगा किसका? अल्फा का, टी इमेज ऑफ अल्फा। तो आप समझ गए कि टी का जो नल स्पेस है वह एक्चुअली क्या है? तो डोमेन स्पेस जो यू है उसके उन सभी एलिमेंट्स अल्फा का सेट है जिन सभी अल्फा का इमेज टी के अंडर वेक्टर स्पेस वी का जीरो वेक्टर जीरो डैश मिलता है। तो अब मैं इसे मैथमेटिकली लिखकर बता रहा हूं। लेट टी फ्रॉम यूएफ टू वीएफ be a linear transformation, then null space, ध्यान से देखेंगे, then null space of T that is NT शॉर्ट में is equal to the set of all those elements alpha, यहां देखें, NT is the set of all those elements alpha of U, लीजिए, set of all those elements alpha belongs to U such that T image of alpha is equal to 0 dash, such that T image of alpha is equal to 0 dash। और यही लिख दिया जाए where 0 dash is the zero vector of vector space V, 0 dash is the zero vector of vector space V, is the zero vector, इसी को जीरो एलिमेंट भी कह सकते हैं, जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। ब्रैकेट बंद। ठीक से पढ़ें और समझें। लेट टी फ्रॉम यूएफ टू वीएफ बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन नल स्पेस ऑफ टी, देखिए फिगर में, नल स्पेस ऑफ टी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट टी इमेज ऑफ अल्फा is equal to 0 dash where 0 dash is the zero vector of vector space VF। तो क्लियर? आगे लिखे, hence अल्फा जो बिलोंग करता है एनटी में, यदि अल्फा, देखिए फिगर में, यदि अल्फा बिलोंग करता है एनटी में
है ना, एंटी है, नल स्पेस ऑफ टी, तो दोनों तरफ से इंप्लाई करेगा क्या, यही तो लिखा हुआ लिख दीजिए, टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर 0 डैश। देखिए ये लाइन कितना सुंदर सामने आ गया, डिफिनेशन से फॉलो हुआ। ये क्या कहता है, यदि अल्फा बिलोंग करता है टी के नल स्पेस एन टी में, यही ना सेट टी का नल स्पेस है, पढ़िए, यदि अल्फा बिलोंग करता है टी के नल स्पेस एन टी में, तो क्या बताता है कि इस अल्फा का टी इमेज 0 वेक्टर होगा, 0 डैश वेक्टर स्पेस भी का। तो यही वह लाइन है जिसका यूज नल स्पेस से रिलेटेड थ्योरम्स के प्रूफ में किया जाएगा। आप थ्योरम के प्रूफ को नहीं समझ पाते हैं, इसका मेन कारण ये है कि थ्योरम हमेशा डिफिनेशन से एसोसिएट रहता है, जुड़ा रहता है। जब तक डिफिनेशन को नहीं क्लियर समझेंगे, थ्योरम का प्रूफ कभी नहीं समझ में आएगा। तो आप जान लें, पहले डिफिनेशन का रोल है, फिर उससे रिलेटेड थ्योरम का रोल है, तब उस डिफिनेशन और थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स का रोल है। लोग क्या करते हैं, सीधे प्रॉब्लम पर उतरते हैं, न डिफिनेशन को एक्सप्लेन करना है ठीक से, न उससे रिलेटेड थ्योरम्स को प्रूफ करना है, सीधे प्रॉब्लम पर आ जाना है। यही करने के आप नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा पढ़ाने का जो स्टाइल है वो अलग है। मैं साफ साफ शब्दों में आपको बता रहा हूं कि जब तक हमारे डायरेक्शन का आप पालन नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, आप कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकते। तो अब मैं की पॉइंट इसमें भी लिख दूं, आप नोट कर लें की पॉइंट। टी का जो नल स्पेस एन टी हुआ, यह सब स्पेस होगा यू का। इसके ऊपर मैंने क्या पढ़ाया, टी का जो रेंज था आर टी, वो भी का सब स्पेस था, कंपैरिजन कीजिए। और टी का जो नल स्पेस है एन टी, वह यू का सब स्पेस होगा। तो आपको अब इसमें रोचकता आ रही होगी, तो हमेशा कंपेयर करके पढ़ना सीखें, याद रहेगा। तो मैं लिख दूं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कि नल स्पेस ऑफ टी इज ऑलवेज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस यूएफ। नल स्पेस ऑफ टी, शॉर्ट में एन टी, इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस यू। आप यू एफ भी लिख सकते हैं, केवल यू से भी काम चलेगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे। अब ध्यान दें, अब चूंकि एंटी सब स्पेस है यूएफ का, तो सब स्पेस भी तो एक वेक्टर स्पेस होता है, और वेक्टर स्पेस का बेसिस और डायमेंशन होता है, यही मेन चीज है। तो स्पष्ट हो गया कि एंटी का भी होना चाहिए बेसिस और डायमेंशन। तो लिखा जाए, हेंस देयर एग्जिस्ट्स ए बेसिस, there exists a basis of NT, इसलिए NT का एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा, मिलेगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका कि किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस जो होता है, उस बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं,
मौजूद, वही कहलाता है डायमेंशन। हैंस DIM शॉर्ट में डायमेंशन ऑफ एनटी, ऑफ नहीं लिख रहे हैं, पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ, इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है। डायमेंशन एनटी बने डायमेंशन ऑफ एनटी। तो एनटी का डायमेंशन क्या होगा? तो एनटी का जो बेसिस होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ एनटी। तो मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के नल स्पेस का अर्थ क्या है, उसको हम कैसे एग्जामिनेशन में डिफाइन करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो मैं हर चीज को केवल समझाता ही नहीं हूं बल्कि उसको लिख करके बताता हूं ताकि परीक्षा में लिखने का आर्ट आपको डेवलप हो और समझने में भी आसानी हो। कहा गया है कि मैथमेटिक्स में समझने से ही केवल काम नहीं चलता, लिखना पड़ता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, नॉट ओनली रीडिंग। और साथ साथ मैथमेटिक्स में निपुणता, परफेक्टनेस तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, आपका अपना हो जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स को अपना बनाना चाहते हैं, इस पर विजय हासिल करना चाहते हैं, तो मैं जो भी बोलता हूँ पढ़ाने के दौरान मेरे मुख से जो निकलता है उसको हवा में नहीं उड़ा देंगे बल्कि उसको दिमाग में रखेंगे, मैं क्या बोलता हूँ आपके लिए। मैं जो भी कहता हूँ आपके लिए कहता हूँ। यदि हमारे डायरेक्शन पर चलेंगे तो आप मैथमेटिक्स का एक अच्छा मास्टर बन सकते हैं। हाँ, तो यहाँ देखें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। रिमेंबर, ऊपर जो मैंने बताया डायमेंशन ऑफ एनटी, इसी को कहा जाता है न्यूलिटी। न्यूलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, इसी को नोटेशन में ये लिखा गया। न्यू पढ़ेंगे इसको, न्यू, ये ग्रीक सिंबल है, इसे पढ़ा जाता है न्यू। हमने ग्रीक मैथमेटिकल सिंबल पर भी एक वीडियो लेक्चर बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। तो न्यूलिटी के लिए यहाँ नोटेशन न्यू का प्रयोग करते हैं, न्यू टी। कोई कोई राइटर एन का भी यूज करता है, एन टी, स्मॉल एन टी। तो हम न्यू का प्रयोग करेंगे, इसे आप याद रखेंगे। डायमेंशन ऑफ एन टी को ही कहते हैं न्यूलिटी ऑफ टी, और नोटेशन में न्यू टी। तो मैंने आपको रेंज में बताया था डायमेंशन ऑफ आर टी, रैंक टी, रो टी, इसमें डायमेंशन ऑफ एन टी, न्यूलिटी टी, शॉर्ट में एन टी। तो यही है रैंक एंड न्यूलिटी। तो आप रैंक भी समझ गए और न्यूलिटी भी समझ गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कोसेंट स्पेस के विषय में। व्हाट इज द कोसेंट स्पेस?
क्योंकि पहले क्वोशेंट स्पेस समझेंगे तभी रैंक एंड न्यूलिटी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है रैंक न्यूलिटी थ्योरम, उसको आप समझ पाएंगे। तो रैंक न्यूलिटी थ्योरम को समझने के लिए पहले क्वोशेंट स्पेस समझेंगे, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ठीक है, यदि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को मेरे चैनल के विषय में जानकारी दें, उनके साथ शेयर करें ताकि आप भी लाभान्वित हों और आपके मित्र फ्रेंड्स भी लाभान्वित हों मेरे लेक्चर से। यही मेरी कामना है।